तो स्टोर प्रोसीजर बनाने कैसे पता चल गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए क्या बनाई, जेनरिक रिपोर्ट। एक अब यूज करेंगे तो आज पता चलेगा हमें। तो कल हम लोगों ने ये जेनरिक रिपोजिटरी बना ली थी, याद होगा, ठीक। और ये कैसी रिपोजिटरी बनाई, अब आप पूरे प्रोजेक्ट में अगर स्टोर प्रोसीजर से काम करना तो ठीक। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे यूज कैसे करना, मेन बात ये है। अब आपको इसमें देखो, फर्स्ट स्टेप होगा स्टोर की बना। मैंने कवर टाइप के बनाए, अब कवर टाइप कैटेगरी और 100 मॉडल होंगे, सबके बना लो। नंबर 2 पे रिपोजिटरी क्या है, बस उसके बाद आपको टेबल वाइज रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं। कैसे, ये देखो, आज एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और कवर टाइप, यही मैं यूज कर रहा हूं सब कुछ। और आप भी ध्यान से देखोगे कैसे। सबसे पहले गेट ऑल में आ जाओ। हम इस काम को कैसे करना चाहते हैं, बोलो, स्टोर प्रोसीजर। कैसे करना चाहते हैं, स्टोर प्रोसीजर से। तो यहां पे कैसे लिखोगे, यही सेम कोड होगा, रिटर्न JSON, और यहां पे न्यू, ये तो वैसा ही होगा, डेटा इज इक्वल टू, ठीक, और यूनिट वर्क डॉट SP कॉल, ये मेरी रिपोजिटरी का नाम है। डॉट, जैसे वहां कवर टाइप था, डॉट, यहां कौन सी होगी, डिस्प्ले के लिए क्या यूज करोगे, बोलो, लिस्ट। क्या यूज करोगे, लिस्ट। पर किसके लिए है ये, कवर टाइप। और यहां पे पैरामीटर पास करो। तो पैरामीटर है, ये डिस्प्ले का है, तो यहां पे पास करना है स्टोर प्रोसीजर का नेम। तो SD डॉट क्या था, कहां की बात कर रहा हूं, ये जो यूटिलिटी, अच्छा वहां नहीं बनाई, तो पहले वो बना दी। मतलब कहने का ये है, यहां स्टोर भी का नाम लिखना है। तो इसका एक तरीका जो डबल कोट्स में लिख दूं, गेट अंडरस्कोर कवर टाइप, एक तरीका तो वो है। लेकिन आपको बताया हुआ कोई भी हम लोग मैजिक स्ट्रिंग यहां पे नहीं लिखेंगे। अगर हम यहां लिख लेते हैं, मान लो ये होगा इसका, आपने लिखना ऐसे, ये स्टोर फी का नाम मैंने लिख दिया गेट एक अंडरस्कोर, आपने लिखोगे ये कवर टाइप, ऐसे ही है नाम, चल जाए। कल को यही स्टोर फी दूसरी जगह चाहिए, तीसरी जगह चाहिए, तो मेरे से स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेस आ सकता है, कुछ भी गलती हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज पहला काम है यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में जाओ। कहां गए, यूटिलिटी। ये इसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाएंगे, जिसको हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। क्या बनाएंगे, देखो, यूटिलिटी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया SD। ये देखो, क्लास का क्या नेम दिया, SD। एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी, कुछ और भी हो सकता, मैंने ये रख दिया। और ये देखो, यहां पे मैंने क्या किया, पब्लिक एक स्टैटिक क्लास SD, मतलब इस क्लास को क्या बनाया मैंने, स्टैटिक। तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं हो।
अभी तक हमने ये सुना हुआ था कि स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेंबर ही हो सकते हैं, यस होंगे, लेकिन नॉन स्टैटिक हो सकते हैं सिर्फ कांस्टेंट। अब मैं वो यहां पे यूज करूंगा, ठीक। तो यहां पे हम स्टोर प्रोसीजर के लिए ठीक यहां पे मेंबर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो कांस्टेंट हो। रीड ओनली में क्या फर्क है? रीड ओनली जो हम लिखते हैं, रीड ओनली होता है, बट एक जगह चेंज हो सकता है, कहां पे? कंस्ट्रक्टर में। कांस्टेंट जो है उसे आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे हम यूज करेंगे कांस्टेंट। देखो हमने इसको कैसे यूज करना है, ठीक। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को एक्सेस करने के लिए ये कवर टाइप के लिए, ठीक। तो यहां पे आप पब्लिक कॉन्स्ट लिख लो, ये देखो पब्लिक, ये है कॉन्स्ट, और ये क्या लिखा? स्ट्रिंग। कांस्टेंट को आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक। और ये देखो कांस्टेंट मेंबर स्टैटिक क्लास में हो सकते, ठीक। अब इसमें मैंने नाम दे दिया सबसे पहले कैट कवर टाइप, और इसमें नेम दिया जो मेरे स्टोर प्रोसीजर का नेम है, गेट अंडरस्कोर क्या है, ये है मेरा स्टोर प्रोसीजर का नेम। फायदा क्या होगा? मैं ये एक्सेस करूंगा जहां मुझे जरूरत होगी, मुझे डबल कोट्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से कैट कवर टाइप, ये हो गया आपका किसका? मान, यही है। ये मैजिक स्ट्रिंग, मतलब कहने का जो डबल कोट्स में लिखते हैं उसे कहते हैं मैजिक स्ट्रिंग। अगर हम कोड में डबल कोट्स में कोई चीज लिखते हैं तो गलती के चांस पूरे होते हैं, हो सकता नहीं हो सकता, कोई स्पेलिंग, कोई केस, कोई कुछ। यहां पे एक बार समझ के लिख दो, जैसे लिख रहे हैं हम लोग। एक और क्या आएगा? कैट, और उसके बाद क्रिएट कवर टाइप, क्या आएगा? क्रिएट कवर टाइप। तो यहां पे क्या नेम है? यही है ना स्टोर पी का नाम, क्रिएट कवर टाइप। ये स्टोर पी का नाम देख लेने एक। और उसके बाद यहां पे प्रोसीजर क्या आएगा? अपडेट, और यहां पे अपडेट, यहां पे डिलीट, यहां पे ये डिलीट। तो ये देखो कवर टाइप स्टोर प्रोसीजर, ठीक। हमने 5 स्टोर की बनाए, मैंने 5 यहां पे कांस्टेंट डिक्लेयर किए। क्या किए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का फायदा ये है आप कहीं से चेंज नहीं कर सकते, पहली बात तो ये सब। दूसरी बात, कभी भी प्रोजेक्ट में मैजिक स्ट्रिंग हम पेज पे नहीं लिखेंगे, ठीक। बार बार डबल कोट्स में कोई चीज लिखते तो गलती होती है, ठीक। तीसरा पता चल गया स्टैटिक है ये, तो इन मेंबर को मैं क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकता, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो कवर टाइप के बना दिए, मान लो आपने कैटेगरी के बनाए हैं तो इसके नीचे आप फिर कैटेगरी के लिखोगे। आपने अलग अलग बनाए हैं तो सबके आप नीचे नाम लगोगे ना स्टोर प्रोसीजर, गेट कैटेगरी, गेट कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, ऐसे नाम रखे होंगे ना स्टोर प्रोसीजर, ठीक। आप बोलो एसडी क्लास है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी। इसका फायदा यह है एक जगह बनाऊंगा, पूरे प्रोजेक्ट में यूज। ये यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट है जो हम लोग यूज करेंगे। सब नहीं है,
ये नाम देख लें, स्टोर भी के नाम यही रखे थे कॉलम ने, नहीं मुझे नहीं याद आ रही, यही थे ना और रखे हो तो वो लिख देने। अब आपने क्या करना है, वहीं आ जाओ, कवर टाइप कंट्रोलर, कहां आगे, कवर टाइप कंट्रोलर। रिपोजिटरी बना चुके हैं, अब तो सिर्फ कॉल ही करना है। तो कवर टाइप उसमें आ जाओ, कंट्रोलर में कवर टाइप कंट्रोलर। आगे, और यहां पे हम लिख रहे, तो मैंने यहां डबल कोट्स में लिखना था, नहीं पता होती ये चीज। अब मैं यहां लिखूंगा एसडी क्या है, वही क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। डॉट कौन सा, प्रोसीजर गेट कवर टाइप्स एस, बस हो गया। और ये देख लो, हो गया। देखो यहां से पता चला किसका है, कवर, यानी किसके साथ यूज होगा, कवर टाइप जो रिटर्न करेगा। और ये आपका क्या है, स्टोर प्रोसीजर कॉल। या तो मैं डबल कोट्स में लिखता हूं, देखो गलती तो नहीं होगी ना, एसडी डॉट अपने आप हेल्प में आएगा, मैं चूज करूंगा। और आप इतना ही रन करके देख लो, अगर कवर टाइप डिस्प्ले हो रहे तो मेरे स्टोर प्रोसीजर काम कर रहे हैं। और ये जो लिस्ट है ये वही तो है, ये देखो लिस्ट पे राइट क्लिक करो, गो टू इंप्लीमेंटेशन, ये कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। एक ये गेट ऑल हो गया ना आपका एक। तो अब आप इतना ही रन करो, अगर डिस्प्ले का कोड चल गया इसका, तो इसका स्टोर प्रोसीजर काम कर रहे, रिपोजिटरी आपकी बिल्कुल। कैटेगरी होगा तो यहां कैटेगरी लिखेंगे, बाकी वैसे होगा एसडी डॉट सेट अंडरस्कोर कैटेगरीज होगा, कुछ ऐसे आएगा। ये देखो, अब कवर टाइप पे क्लिक किया, अगर यहां डिस्प्ले हो जाता है तो हमारा ठीक। अब इसने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया तभी डिस्प्ले हुआ ये, तो इसका तो काम ले रहा जी। और इस तरह से ये तो हो गया आपका किसका, लिख लिया। अब हम लिखेंगे क्रिएट अपसर्ट, तो अब आ जाओ आप अपसर्ट, ठीक, सारे चेंज करेंगे ना फिर। और यहां पे ये वाला तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना, इस लाइन में चेंज करना है। बट यहां पे क्या चेंज होगा बोलो, पहले तो इसमें एक पैरामीटर भी है, ये फाइंड का कोड है। कौन सा कोड है ये, फाइंड का फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो पैरामीटर कैसे पास करते हैं, डायनामिक पैरामीटर is equal to new dynamic parameter।
और यहां पे पैरम डॉट आईडी, पैरम डॉट ऐड, और पैरामीटर का नाम क्या, आईडी। ये जो आईडी लिखा है ये वो नाम लिखना जो स्टोर प्रोसीजर में दिया होगा। बस ये चीज आपने याद, और ये वाला आईडी तो आपने ये ठीक, और साथ में इसको पूरा लिख दो, नल वाले केस में कहीं हमें एरर ना। तो कहने का ये बच्चे आईडी वो होगा जो हमने, ये देखो डेटा एक्सेस में जाओ, डेटा में गई, माइग्रेशन, तो पिछली वाली माइग्रेशन देखो, ये बात हो रही है फाइंड वाले के लिए, तो ये आईडी ये तो डेटा फाइंड दिखा रहा है, ये ना फाइंड वाला, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर कैसे एक होगा, दो होंगे तो ऐड और कर लेंगे हमारा ये। और यहां पे क्या लिखना है बोलो, कवर टाइप आगे यूनिट ऑफ वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट, क्या आएगा, वन रिकॉर्ड है या क्या है, वन रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से ना, वन रिकॉर्ड, और यहां पे क्या पास करोगे, कवर टाइप, ठीक, और आगे स्टोर प्रोसीजर एसडी डॉट गेट कवर टाइप्स नहीं आएगा, फिर टाइप, ये और बाकी ठीक है, तो ठीक है। तो ये एडिट के लिए चलेगा, किसके लिए, एडिट, देख इसको थोड़ा आनी है, जहां जहां आप लोग विदाउट उससे काम कर रहे हो स्टोर प्रोसीजर से, तो देख लो वन रिकॉर्ड भी यूज हो गया, और लिस्ट, वन रिकॉर्ड मतलब फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट, और लिस्ट हो गया डिस्प्ले, तरीका देख लो। लेकिन यहां पे एक चीज होगी, कॉमा देके पैरामीटर की पास करना है, जो उसमें पास की जरूरत हमें नहीं पड़ी, नहीं थी ना उसमें, ये पैरा पास करना पड़ेगा ना पैरामीटर। इस पैरम में क्या है, एक, तो अगर मेरा एडिट का कोड चल गया तो ये भी ठीक है, और उसके बाद सेव और अपडेट, एक एक स्टेप करके चेक कर लो कोड, डिजाइन में थोड़ी चेंज होगा, बस यही चेंज होगा जो चेंज हो, यूनिट वर्क वैसे ही है। अब आपको पता क्या है, स्टोर भी यूज करने हैं, सिर्फ स्टोर भी बनानी है बस, बाकी कॉल तो ऐसे ही होंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देख लो जेनेरिक रिपोजिटरी की कहानी, मेन बात तो ये ठीक। अब आप लोग इतना ही रन करो, इसी को एडिट पे क्लिक करोगे, ये चल, ये देखो एडिट पे क्लिक करो, चल गया, तभी आया ये। अब हम लोग लिखेंगे सेव और अपडेट, तो आप सर्च के पोस्ट में आ जाओ। अब कुछ सोचो, ऐड में आईडी नहीं चाहिए, अपडेट में मुझे आईडी चाहिए, तो यहां पे डायनामिक पैरामीटर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, अगर ये वैलिड, ऐड के केस में सिर्फ नेम ही चाहिए, पैरामीटर डॉट ऐड, और क्या है, नेम
और ये नेम कहां से आएगा, बोलो, कवर टाइप डॉट नेम। नेम दोनों में चाहिए, ऐड में भी और अपडेट। अब ऐड वाले कोड में आ जाओ, इसको हटा दो, क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट एग्जीक्यूट और एसडी डॉट प्रोसीजर अंडरस्कोर क्रिएट कवर टाइप्स और पैरा। ओके, उसके बाद नीचे अब अपडेट में इसकी भी और यहां सेव की भी जरूरत नहीं है, सीधा स्टोर प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट हो। और एल्स में गए और मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो ये ब्रेक आराम से सम। अब यहां पे आईडी भी चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, ऊपर नहीं मैंने देखो पास किया क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, ऐड और ये आईडी कहां से आएगा, कवर टाइप डॉट आईडी। और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट एग्जीक्यूट एसडी डॉट प्रोसीजर क्या आएगा, अपडेट और यहां पे पैरामीटर। यहां पे सेव की जरूरत नहीं है, सेव चेंजेस की, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर सीधा ही एग्जीक्यूट होगा डाटाबेस में, तो बताने बाकी करने की जरूरत। ये सेव भी हो गया और अपडेट। अब ये सेव भी होगा और अपडेट, ठीक, ये काम हो रहा है स्टोर प्रोसीजर, ठीक। और यहां पे कवर टाइप, ये डिस्प्ले का न्यू कवर टाइप, और यहां पे हार्ड कवर सेव। देखो हो गया, एडिट कर लो, ठीक, और ये अपडेट। इसी तरह से डिलीट, तो ये चल रहे हैं, कोड देख लो, जेनेरिक बनाएंगे। अब एग्जीक्यूट का कोई लेना देना भी कवर टाइप है, जो स्टोर भी पास करोगे उसका वो सेव अपडेट। और अब हम लिखेंगे डिलीट का, कौन सा, डिलीट। तो डिलीट की एपीआई है, डिलीट में एक आईडी पास करना है, तो एक पैरामीटर तो हमें पास करना ही पड़ेगा। कैसे, ये देखो डिलीट, तो ये दो लाइनें लिखनी है यहां पे, यही है ना। और इसकी जगह क्या आएगा, पहले तो आएगा डायनामिक पैरामीटर, और यहां पे पैरम डॉट ऐड क्या आएगा, आईडी कॉमा आईडी, यूनिट वर्क डॉट एसपी कॉल डॉट एग्जीक्यूट एसडी डॉट प्रोसीजर डिलीट कवर टाइप और पैरा। ठीक है जी, तो इतना काम तो आपका हो गया। कैसे स्टोर प्रोसीजर को यूज करना है, ऐसा सिस्टम हमने बना लिया
अब पूरे प्रोजेक्ट को भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपके लिए काम ये है कि जो आप कॉपी बना रहे हो, एक में तो मेरा ही होगा और एक में कैटेगरी वाले को भी स्टोर प्रोसीजर से बना दो। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, है तो सेम साइज। जेनरिक रिपोजिटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से, ये फायदा है। यानी इसमें काफी कोड हमारा प्रोजेक्ट में जेनरिक का होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के साथ यूज कर सकते। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये तो बाद में जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कॉपी पेस्ट चलेगा दूसरे प्रोजेक्ट में। एक सामने वाला थोड़ी देर देखेगा ये क्या हो गया इतनी जल्दी, कैसे काम कर रहे हैं बच्चे, उनको नहीं बताना हमने सब बनाया होता। एक बहुत मेहनत की हमने, एक बड़े मुश्किल से कोड बनता है तो हमने लिखा। एक चलो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम नया मॉड्यूल शुरू करते हैं प्रोडक्ट। जब भी ई कॉमर्स सिस्टम बनाया जाता है तो मेन क्या होता है, प्रोडक्ट। ये डिलीट तो चल ही जाएगा, क्यों एक रिकॉर्ड है उसे डिलीट करना। क्लोज किया सारा और ये आपका हो। अब आपकी रिवीजन होगी कुछ चीजों में। सबसे पहले मॉडल बनाएंगे प्रोडक्ट। कुछ तो प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा, बुक की शॉपिंग का है तो प्रोडक्ट की टाइटल होगा, ऑथर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, आईएसबीएन होगा। ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी आईडी होगा फॉर्म की। ये प्रोडक्ट में कवर टाइप आईडी होगा फॉर्म की। उसके बाद प्राइस वगैरह होंगे, यही चीजें आएंगी सारी। ठीक, तो अब आप लोग मॉडल पे जाओ, एक बार फिर शुरू से सारी प्रोसेस होगी। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो और क्लियर। ऐड मॉडल पे जाके एक नया मॉडल ऐड करो और उसका नाम दे दिया प्रोडक्ट। ठीक, और यहां पे पब्लिक, तो कॉलम लेने हैं एक, जो चीजें मैं बताऊंगा सब पता है। ये लो जी, सबसे पहला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, बताने की जरूरत नहीं, प्राइमरी की है और ऑथर की। दूसरा कॉलम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईएसबीएन और ऑथर। यहां तक तो आपको कुछ भी नहीं पता था, बुक की डिटेल में ये चीजें होती है। रिक्वायर क्या आपका, वैलिडेशन। उसके बाद प्राइस। प्राइस में थोड़ी कहानी मैंने, देखो डाटाबेस तो बनता है ना बच्चे, ऐसे नहीं होता कि आंख बंद की और हमने लॉजिक सोचा और लिख दिया। प्रोजेक्ट हमेशा एक रिक्वायरमेंट मिलती है, एक पहले यही लिखने हैं जो रिक्वायरमेंट क्या थी, प्राइस। प्राइस जल्दी एक प्राइस ही होता, इतने की बेचनी है। मैंने यहां 3-4 अलग अलग प्राइस ली। एक लिया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस वो होगा जो एमआरपी जो डिब्बे पे लिखी होती बॉक्स के बाहर। देन उसके बाद प्राइस, जिस प्राइस पे आपने सेल करना है। मान लो एमआरपी 600 है, 600 है, बेचना 550 का, दैट इज प्राइस। उसके बाद लिया हुआ प्राइस 50। प्राइस 50 का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा 50 बुक्स खरीदता है या 50 से ज्यादा है तो उसको और डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लो 600 एमआरपी था, 550 हो गया प्राइस, और प्राइस 50 हो जाएगा फिर 500। ऐसे ही एक और है प्राइस 100, अगर 100 खरीदता है 100 से ज्यादा है उसे और डिस्काउंट मिलेगा, तो वो ही उसे 450 की पड़ेगी। तो यहां पे
फिर उसके बाद आप लोगों ये देखो लिस्ट प्राइस और इसके ऊपर रेंज लगा दिया वैल्यू का कि 1 से लेके 1000। अब इससे बड़ा महंगी होती तो उससे आपसे रेंज लगा देना रिक्वायर्ड, आपको पता है। तो ये लिस्ट प्राइस और डाटा टाइप डबल है, ये याद रखना, क्योंकि प्राइस पॉइंट्स में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, और गेट सेट पता है। मान लो लिस्ट प्राइस है 600, ये वो हो गया। उसके बाद दूसरा प्राइस, क्या लिया मैंने, प्राइस। अब ये जो प्राइस है ठीक, तो 600 एमआरपी, बेचना कितने का, मान लो 590, दैट इज प्राइस। उसके बाद प्राइस 50, अगर किसी बंदे ने 50 से ज्यादा खरीदी, 60 खरीदी है, तो उसके लिए प्राइस लगेगा 500। इसी तरह से प्राइस 100, अगर उसने 50 से 100 के बीच खरीदी है तो प्राइस लगना चाहिए प्राइस 50। अगर उसकी 100 से ज्यादा ऑर्डर दिया है तो हो सकता है उसको वो प्राइस लगे 450। समझा आगे बात। अगर क्लाइंट का नहीं एक ही प्राइस है, सारा डिलीट करो, एक प्राइस पर रखो, काम इसमें लड़ना नहीं, ऐस नहीं करनी अपने आप से, ना गुस्सा। ये रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से ये प्राइस यूज, ठीक है जी। नहीं तो एक प्राइस से काम हो जाता है, ऐसा कुछ। तो प्राइस 100 था। इस बार इमेज का खेल भी आएगा, और ये देखो इमेज यूआरएल, ये देखो इमेज यूआरएल। अब इमेज होगी तो इमेज में दो तरीके से सिखाऊंगा। इस प्रोजेक्ट में एक तरीका, दूसरा प्रोजेक्ट, पता ना 3-4 प्रोजेक्ट बनने हैं अभी। इस प्रोजेक्ट में ये इमेज यूआरएल क्या करेगा, डाटाबेस के अंदर इमेज का पाथ स्टोर करेगा और इमेज को हम एक फोल्डर में सेव करेंगे, बस। देख इसकी इमेज बुक की, देख अब मैं जो बना रहा हूं ये बुक शॉपिंग का है। अगर किसी ने लैपटॉप का बनाना हो, सिर्फ टाइटल आईएसबी में हटा देना, वहां लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन मॉडल ये आ जाएगा, लैपटॉप की फोटो होगी। यानी जो भी कॉलम में हेराफेरी करनी, 2-4 कॉलम यहां हटा दो, लगा दो, वो अपने आप उसकी कर लेगा। तो इसलिए हम लोग बुक का एग्जांपल सोच रहे हैं। अब इमेज यूआरएल में क्या आएगा, इमेज का पाथ और इमेज एक फोल्डर में सेव करें, जो यहां पे। ये तरीका आपका ज्यादातर आपको मिलेगा। एक और होता है डाटाबेस के कॉलम में भी इमेज सेव कर सकते हैं हम लोग। उसकी डाटा टाइप होती है अलग से, वेर बाइनरी मैक्स, बाइनरी में 0-1 में। इसमें पंगा पता क्या है, आपकी इमेज है एक फोल्डर में पड़ी है, बट वो कोई बुक की पिक्चर हैक कर लेगा तो क्या करेगा। इसलिए यहां पे जिस तरह की इमेजेस है नहीं, लेकिन किसी ने बोला बैंक में सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर भी क्या होती है, इमेज ही होती है। उस केस में वो कहते डाटाबेस के कॉलम में इमेज सेव होनी चाहिए, कोई उसे हैक ना कर। तो उस समय हम लोग ये डाटा टाइप चेंज करके वेर बाइनरी देते हैं, ठीक। और इस प्रोजेक्ट में नहीं, वो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको सिखाऊंगा। एक और नेशनल पार्क का बनवाना मैंने, उसमें इमेज आएगी तो वहां से, ठीक। इसमें हम ये तरीका सीखेंगे। उसके बाद मतलब कहने का, इमेज का पाथ स्टोर होगा डाटाबेस के कॉलम में, इमेज एक फोल्डर बना के हम सेव करें। उसके बाद ये कैटेगरी आएगी, बताइए फॉर्म की, एक किसके साथ, कैटेगरी मॉडल के साथ। ऊपर फॉर्म की लिखने की जरूरत नहीं, कन्वेंशन याद रख लेनी, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी मॉडल और आईडी उसका प्राइमरी की कॉलम। और इसी तरह से ये क्या हो गया, कवर टाइप आईडी, और ये कवर टाइप रेफरेंस का दूसरा टेबल कौन सा, एक
बस इतने कॉलम है जो अभी, अब ये डिपेंड करता है किसकी शॉपिंग है, उस हिसाब से कॉलम आगे पीछे होते। ठीक, लिख लिया। प्रोग्रामिंग थोड़ी है बच्चे, कॉलम का नाम ही समझना है। कोई कॉलम हटा भी सकते, नहीं रिक्वायरमेंट होगी और चाहिए होगी। अब कोई बोले लैपटॉप, लैपटॉप में क्या होगा? ठीक, प्राइस तो होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगी, फोटो भी होगी, आईडी भी होगा, बस आईएसपी की जगह मॉडल नंबर हो जाएगा। टाइटल ऑथर नहीं होगा उसमें, उसको हटा देंगे हम लोग। ठीक, कवर टाइप नहीं होगा। ठीक, वहां पे कैटेगरी हो सकती है कि जो लैपटॉप है वो आप ऐसे हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, कैटेगरी की जगह ब्रांड आ सकता है कि किस ब्रांड का चाहिए, तो यहाँ ब्रांड आईडी आ जाएगा। और एक टेबल जैसे कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, वहां ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम आ जाएगा। ऐसे होगा चेंज। सोचो अगर आपको यही चीज बनाना है मूवी डेट का, एक आईडी तो उसमें भी होगा, पैसे का खेल तो वहां भी होगा, और मूवी की फोटो हो तो वो भी हो जाएगी। हाँ, उसमें होगा क्या, एक फ्रॉम, यानी कि जो मूवी है उसका कौन सा थिएटर होगा, एक थिएटर आईडी, थिएटर नेम करके कैटेगरी आईडी की तरह बना लेंगे कुछ, और उसके बाद एक शो टाइम होगा और नंबर ऑफ पर्सन होंगे। वो नंबर ऑफ पर्सन तो यहां नहीं होंगे, वो तो वहां होंगे जब बुक होगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि एक बार एक प्रोजेक्ट बन जाए तो काफी चीजें जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक, तो मॉडल बन गया, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉलम में दो फॉर्म की, कौन सी कैटेगरी, कौन सी कवर टाइप, समझ गए? ये बुक के लिए। अब आपका नेक्स्ट काम क्या बोलो, पता आपको? डेटा एक्सेस में गए, डेटा में गए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, और यहां पे प्रॉप क्या लिखोगे, डीबी सेट, क्या लिखना है, प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, और यहां पे प्रोडक्ट। कवर टाइप और प्रोडक्ट। ठीक, तो ये उसके बाद क्या करना बोलो, ऐड माइग्रेशन। तो टूल्स पे गए, नगद पैकेज मैनेजर, कंसोल, और डेटा एक्सेस, और क्या लिखना है यहां पे, ऐड हाइपर माइग्रेशन, ऐड प्रोडक्ट मॉडल। ऐड प्रोडक्ट मॉडल, ये लॉजिक। एक, और ये आपका टेबल। अब यहां पे देखो, आईडी पता है, टाइटल, आईएसबीएन, लिस्ट प्राइस, डबल ही है, लेकिन यहां डबल थी, यहां क्या ली इसने, लो। ठीक, अब उसके बाद बाकी तो ठीक है। और ये देखो, एक प्राइमरी की और दो फॉरेन की बन गई, ये कैटेगरी आईडी और ये कवर टाइप।
अब क्या करना उसके बाद, बोलो अपडेट डेटाबेस। क्या लिखोगे, अपडेट डेटाबेस, अपडेट आइकन डेटाबेस। अब हमारे डेटाबेस में एक और मॉडल बन जाएगा, जैसे कैटेगरी था, कवर टाइप था, एक और प्रोडक्ट। तीन ये 7 तो पहले के बने हुए हैं, याद है, आइडेंटिफायर यूजर्स वगैरह के लिए। ठीक, और ये मॉडल बन। ठीक, अब अगर आपको देखना है बना कि नहीं, तो व्यू में गए, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे डेटाबेस टीबी शॉपिंग 116 टेबल, और यहां पे ये नजर मारो प्रोडक्ट मॉडल ऐड होगी। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी एंड प्रोडक्ट रिपोजिटरी, देन उसको यूनिट वर्क में ऐड करना है। अब देखो पूरा साइकिल पता होना चाहिए, प्रॉपर लेयर्स में काम हो रहा है, ऐसे नहीं कि जहां मन किया वहां लिख दो। लो जी, रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी, आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां इंटरफेस, और यहां पे क्या नाम दोगे, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहां पे क्या लिखोगे, पब्लिक, और यहां पे इनहेरिट करना है किसको, आई रिपोजिटरी, और यहां किसको पास कर दो, प्रोडक्ट। लॉन्च, आप बनाएंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। अब देखो कितना आसान हो गया है, इतनी जल्दी। इसका सेव अपडेट हो गया, ये अभी एक आधे मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर सीधा हम प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे, और वहां पे व्यू में थोड़ा ज्यादा कहानी होगी, इस मॉड्यूल पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें इमेजेस का खेल आएगा, बड़े कुछ आएंगे, और तो पता होगा। एक, और यहां पे अब आ जाओ, रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और प्रोडक्ट रिपोजिटरी, लॉजिक पब्लिक, और इनहेरिट कर लो किसको, रिपोजिटरी, किसके लिए, प्रोडक्ट, और कॉमा देके इंटरफेस आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस और कॉन्टेक्स्ट, एक, और यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट हो। उसके बाद कहां ऐड करोगे, आई यूनिट ऑफ वर्क में, उसको थोड़ी टेबलेट बना। देखो पढ़ के आए हैं कॉलेज में आप लोग, डिग्रियां की हैं, 3-4 साल लगा के पैसे खर्चते हैं। कितना मेरे से पूछा एक बार, मेरे को जो अपना मानना है कि जैसे बच्चे जो होते हैं इनका काम तो पढ़ना ही है, थोड़ी ठीक सी को गाइडेंस दे दे। अगर हम छोटी सी बात करें, प्राइमरी की डेफिनेशन है, अब मैंने तो बताई, आप नहीं पढ़ी हुई थी पहले, उसको पहले अच्छी वाली बता दो। बेचारों को इतना बिजी रखते पढ़ने में, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फिर ज्यादा पढ़ लो, फिर पढ़ लो, एक बार ही टाइम लगा लो जो लगता है।
अगर ऐसे प्रोजेक्ट आप कॉलेज में बनाना सीखते तो हमारे पास पूरी आना एक, बट हम लोग इसके आसपास भी नहीं होते। आप तो दूर की बात, इतना बच्चा आपने देखा ही है, सारे बैच देख लो तो बच्चों की नौकरियां भी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, और सिर्फ इतने से परे हुए से नौकरी लग जाती है। कहने का तो मेरा यह है, बच्चों में कमी नहीं होती, बस थोड़ी सी उनको लो जी हम जा रहे थे, भी हो गया, अपने आप ही लिख दिया आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक, उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क में ऐड करो कहां पे, यूनिट ऑफ वर्क में, वहां पे ऐड कर लो, बस काम खत्म प्रोडक्ट पर। फिर अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाओ और वहां पे वही कहानी शुरू करो। बस फर्क कितना है, पहले बेचारे 2 कॉलम थे, अब 10 12 15 है, और उस हिसाब से थोड़ा डिजाइन मैनेज करो। अब यहाँ पे एक चीज कोड समझ के लिखना है बस। देखो मैं पढ़ाता हूँ, समझ आ जाता है, उतना तो लिख लेते हैं, मैंने देखा कि बच्चे प्रैक्टिस भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट अब मैं आगे देता रहूंगा असाइनमेंट आपको कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो छोटी छोटी प्रोडक्ट में मिलेगी, प्रोडक्ट सर्च वगैरह का कुछ और नाम जाम देंगे, क्योंकि जब आप खुद भी लिखना शुरू कर दिया इस प्रोजेक्ट में काम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको समझ आ गई। अगर आपको मेरा काम लिखना वो आसान लग रहा है और खुद लिखने में तंगी हो रही है, तो आप कंसेप्ट और इंप्रूव करने की जरूरत। अब आप लोग यूनिट ऑफ वर्क आगे, और यहां पे से क्या लिखना है, बोलो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और यहां पे प्रोडक्ट लर्न, और यहां पे प्रोडक्ट ये। ठीक, अब ये सारा क्लोज करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर, क्योंकि प्रोडक्ट भी कौन ऐड करेगा, एडमिन ही होगा, बाकी तो नॉर्मल खरीदने वाले हैं, आप लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेज करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट कंट्रोलर। देखो प्रोजेक्ट हम कोई भी टॉपिक लेके बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं, पर टॉपिक ऐसा हो जिसका एक्चुअल में हमें नॉलेज हो कि कैसा वर्क फ्लो उसका होता है, तभी आप उसमें और चीजें सोच सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं। लो जी हो गया जी, क्लोज करो, और अब आप बनाओ प्रोडक्ट कंट्रोलर। क्लोज किया, और यहां पे मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, एडमिन और कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे एमबीसी कंट्रोलर, और इसका नेम दे दो क्या, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक, ये देखो क्या आ गया, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक, अब एमबीसी भी देखो किस तरह से यूज किया हमने, एक एरिया मतलब एक एमबीसी प्रोजेक्ट, इसमें एमबीसी भी मल्टीपल यूज हो रहे हैं। ठीक, अब प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, इसके ऊपर क्या लिखोगे, एरिया, और एरिया का नेम है एडमिन, और यहां पे कहानी वही, प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क लॉन्च, और यहां पे कंस्ट्रक्टर, और यहां पे आई यूनिट वर्क, और यहां पे इतनी जल्दी कर देते आप लोग, हो गया शुरू। जो बच्चे प्रोजेक्ट में फंसते हैं, मैंने देखा जॉब में ही फंसते हैं,
वो जुगाड़ लगाते रहते उल्टे सीधे एक, और प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं फॉलो करते। अब वहां पे अंतों में गाना राजा चलता ही है, तो ऊपर वाला उस बेचारे को यही होता है क्लाइंट को कुछ दिखा दो शाम तक ताकि मैं घर टाइम से जाए। एक लेकिन जब पूरे तरह प्रोजेक्ट की डिलीवरी आती तो फंस जाते हैं, ये मैंने क्या बोला, क्या बना दिया आप लोगों ने। जब चेंजेस की बारी आती तो जब कोई आर्किटेक्चर नहीं फॉलो किया तो बार बार सेम कोड लिखी जाते हैं। जिस कोड को हम 1 घंटे में लिखना है उसके लिए 10 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे। अब आप देखो, आप एक जॉब में गए ना, आपको बोला जी एक प्रोडक्ट मॉड्यूल बनना है। अगर आप उस प्रोडक्ट मॉड्यूल की पूरी कहानी ले, ये 15-18 घंटे का काम। अगर हम एक जॉब पे बोले और हम लोग जैसे 1-2 घंटे में खत्म कर देंगे, आधा तो कर ही दिए। कितनी देर लगती है, क्या है वो तभी काम कर पाए कोड आपका क्लीन। लोग कोड जो है बिल्कुल सॉलिड पैटर्न पढ़ते रहना साथ साथ। सॉलिड पैटर्न में रीयूजेबिलिटी है, ये असल रीयूजेबिलिटी है जो रिपोजिटरी है। जो आप लोग वैसे पढ़ते हैं ना, क्लासेस क्यों पढ़ते हैं, रीयूजेबिलिटी वो एक बुक का नॉलेज है वैसे वाला ही। और असली रीयूजेबिलिटी क्या है, जेनरिक रिपोजिटरी। देखो बना ली, कहीं पे भी किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हो, वो रीयूजेबिलिटी है। उसमें ओपन क्लोज भी है जो चीज है। सॉलिड पढ़ना ना साथ साथ में, तो आपने देखा ना DI यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनाता है अपने आप ही डिस्ट्रॉय करता, हमारी तो जरूरत भी नहीं है। तो सॉलिड पैटर्न की ये भी फीचर है, 2 तो मैंने बता दी, 5 तो है। इसे सॉलिड पैटर्न पढ़ाना नहीं है, सॉलिड पैटर्न अप्लाई हो रहा है। एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट सॉलिड पैटर्न की डेफिनेशन पढ़ लेना, 5 की एस सबकी, और आपके प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें ये होता पैटर्न। और क्या है, अब उसके बाद आपने बनाना है इंडेक्स नाम से व्यू, ऐड व्यू, और वो इरेजर व्यू, और ये बन गया। अब क्या करना आपने, आपका वो कर लो पहले, नया वो देखने के बाद की बात। अब क्या करना, लेआउट में जाके एक लिंक दे दो और इसको उसके साथ लिंक। ऐसे लगता है तैयारी हो गई है सारी। तो जो चीज आती है ना पहले वो काम कर लो, जो नया है वो बाद में करो। आ गया जी। अब आपने कहा जाना है, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर लेआउट, और यहां पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा हुआ कवर टाइप का, इसी के नीचे आ गया इंडेक्स ही है बस। कंट्रोलर का नाम क्या है, प्रोडक्ट। एक एक्शन तो इंडेक्स ही है, और एरिया सेम है, बस आपको चेंज करना है कवर टाइप की जगह प्रोडक्ट। अब चीजें पहले से फास्ट आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तीसरी बार हम सेम कोड लिख रहे हैं, कॉलम तो बढ़ते रहेंगे, वो तो आगे भी आएगा, 50 बार लिखना है कोड, तीसरी बार तो कुछ भी नहीं है। लो आ गया जी, सेम ऊपर आप कॉपी कर दिया, वही चीज ये क्लास सेम रखनी होती है, याद रखना। बूटस्ट्रैप की क्लास जो है वो सबके लिंक में सब में सेम रखो, तभी डिजाइन सेम आएगा। बूटस्ट्रैप का फायदा क्या है, एक जैसा ही डिजाइन आपका पूरे प्रोजेक्ट पे चलना चाहिए। एक लेकिन ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस का जो डिजाइन है, जो थीम आप यूज करते हो उसके हिसाब से वेरी करता है। यहां हो सकता है टेक्स्ट आइकन प्राइमरी का कलर अलग हो, अगर आप और थीम यूज करो उसमें उसका अलग होगा किसी और को, तो वो फर्क होता है। ये नहीं होता सेम ही होता, क्लास आपको सेम नाम की मिलेगी। ये देखो बना लिया प्रोडक्ट का, तो ये लिंक आपने ऐड कर लिया और रन करके आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक,
सामने लिखा हुआ है, सब दिख नहीं रहा सामने है। ये देखो प्रोडक्ट हीट वार के प्रोडक्ट कर दिया आपका। बाकी पढ़ने के लिए मंडे आना पड़ेगा आपको।